अनसर्टेनिटीज काफ़ी हैं, जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है आपने जिक्र किया, खास तौर पे अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर के मामला कहाँ सेट होगा अभी कोई कह नहीं सकता। शायद किसी को नहीं पता और शायद खुद डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता होगा। तो कहना मुश्किल है आज की तारीख में। ऐसे में इस तरह की अनिश्चितता के बीच में आपका ओवरऑल मार्केट आउटलुक पर क्या सोचना है? यहाँ से अपनी पूरे फंड हाउस की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को, या ये कहिए कि अपने जहाज को आप किस दिशा में मोड़ने जा रहे हैं? कैप्टन तो आप हैं, किधर मोड़ना है आपको तय करना है। जी, तो देयर इज देखिए, अगर हम लोग पिछले रिजल्ट्स भी देखते हैं पिछले 2 क्वार्टर्स के, ठीक, सबसे पहली चीज़ है कि मार्केट्स विल रिफ्लेक्ट दी अर्निंग्स ग्रोथ एंड द आउटलुक ऑन अर्निंग्स ग्रोथ, ठीक है, वो तो किसी भी मार्केट में तय है। बट इसके अलावा जो मैक्रो फैक्टर्स होते हैं वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग फ्लोज इनटू द इक्विटी मार्केट्स, राइट। तो ये दोनों तरह से इस टाइम थोड़ा वॉलेटिलिटी है मार्केट्स में, बिकॉज एक बिजनेस, इंडिया के बिजनेस लेवल पे हम लोग अभी वी आर गोइंग थ्रू अ फेज जहाँ पे थोड़ी अनसर्टेनिटी अराउंड टैरिफ्स दिख रही है। इनफैक्ट अभी जब हम बात कर रहे हैं तो वी आर इन द मिडस्ट ऑफ अ वेरी हाईली वॉलेटाइल एनवायरनमेंट। Geopolitically there are disturbances which can lead to inflation or inflationary pressures. जैसे India is very dependent on oil still. और इस सब के चलते मुझे ऐसा लगता है कि given the strengths that India has had, और ओवरऑल अगर असेसमेंट देखें आप सम ऑफ पार्ट्स एंड एक पिक्चर इमर्ज होती है, उसमें लगता है कि अगले 2 दशक इंडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ग्लोबल इकोनॉमी में, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में, ग्लोबल फाइनेंस में। तो इसकी वजह से अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है, वो जो कि हमारा भी फंड हाउस का है, तो ऑल दीज वॉलेटाइल टाइम्स जो हैं आर अपॉर्चुनिटीज टू रियली बिल्ड अप गुड क्वालिटी पोर्टफोलियोज। तो गुड क्वालिटी कंपनीज जो है हमें लगता है इंडिया में दे विल कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल। और ऐसे जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं जब अनसर्टेनिटी है, वॉलेटिलिटी है, अगर हमारा कन्विक्शन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है अगले 5, 10, 15 साल के लिए, तो दीज आर अपॉर्चुनिटीज हम लोग वी विल ट्राई टू बिल्ड अप पोर्टफोलियो। सी अनफॉर्चुनेटली होता क्या, मार्केट में फ्लो स्लो हो जाते हैं इन्वेस्टर्स की तरफ से, बट मुझे लगता है कि दीज आर ग्रेट टाइम्स जब आपको लॉन्ग टर्म एलोकेशंस जो करनी है, और गुड क्वालिटी कंपनीज आर अवेलेबल एट गुड प्राइसेस। आई वुडंट से कि कोई वैल्यूएशंस बहुत चीप हैं, बट आई वुड से इंडिया विल कंटिन्यू टू रिमेन एक्सपेंसिव थोड़ा, गिवन द वेरियस क्वालिटीज जो इंडिया की हैं, जो आउटलुक है बोथ अमंगस्ट लोकल इन्वेस्टर्स एंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स। सो नोबडी डाउट्स कि इंडिया का जो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। वॉलेटिलिटी रहेगी, मिड स्मॉल कैप में ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, बट अच्छी कंपनीज हैं। एंड हम लोग जैसे एज अ फंड हाउस हम लोग ये बिलीव करते हैं कि अगर there is a good line of sight on earnings of the company for the next 3-5 years, company के return on equities are above average, और on the whole business environment is good, तो उसके चलते हमें लगता है कि we should use these opportunities to build up quality portfolio. That said, शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बोला बहुत अर्निंग्स में जो कंसर्न थे वो ये थे कि टॉप लाइन ग्रोथ इतनी अच्छी विजिबल नहीं है फ्रॉम द रिजल्ट्स, एग्रीगेट रिजल्ट्स जो आ रहे हैं कंपनीज के। बट आई थिंक प्रोडक्टिविटी हैज़ बीन बेटर, इनपुट कॉस्ट कंट्रोल, थोड़ी एफिशिएंसीज बढ़ी हैं, तो आई थिंक बॉटम लाइन इज रिफ्लेक्टिंग दैट। तो उससे एक जो बड़ा पॉइंट उभर के आ रहा है वो ये है कि इंडियन प्रमोटर्स, इंडियन कंपनीज आर वेरी कॉन्शियस ऑफ डिलीवरिंग गुड रिजल्ट्स। और जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट इम्प्रूव होता है, और ये जो टैरिफ रिलेटेड और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, हमें लगता है कि दिस विल हैव प्रॉब्लम इन द मीडियम टर्म, बट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दीज आर अपॉर्चुनिटीज दैट वन हैज टू यूज टू बिल्ड अप क्वालिटी पोर्टफोलियो। जी मोहित जी, आपने जो समय दिया था वो पूरा हो रहा है, लेकिन 2-3 सवाल मेरे हैं इंडस्ट्री ट्रेंड्स पे छोटे छोटे, तो ब्रीफ में प्लीज आंसर कर दीजिए। जो एक बड़ा ट्रेंड इस समय हमें देखने को मिल रहा है, मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने काफ़ी
बड़ी तरक्की की है पिछले खास करके 1 दशक के अंदर हम देखें, और उसमें एक बड़ा ट्रेंड रहा है कि जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हो रहे हैं और अब उनकी गति, उनकी रफ़्तार और बढ़ी है। तो ये जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स के उभरने से अ, मतलब जो म्यूचुअल फंड के इन्फ्लोज़ पे भी उसका बड़ा अच्छा असर है। इसको आप कैसे देखते हैं और क्या इसी के चलते थोड़ा-सा फ़ोकस लोगों का डायरेक्ट की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि जैसे ही आप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको इंटरमीडियरी की ज़रूरत नहीं रह जाती है। लेकिन बीच में ये भी बात आई, हाल में कई कमेंट्स या एनालिसिस हमें देखने को मिले कि जो लोग डायरेक्ट प्लान में जाते हैं वो जल्दी बाज़ार के उतार-चढ़ाव से घबराते हैं। जो किसी एडवाइज़र के थ्रू या इंटरमीडियरी के थ्रू जाते हैं, उनको थोड़ी हैंड होल्डिंग होती है, वो ऐसे उतार-चढ़ाव में कम घबराते हैं। तो ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का इमर्जेंस, उसके चलते डायरेक्ट पे फ़ोकस बढ़ना और लोगों का ये बढ़ता हुआ रुझान, इसको कैसे देखते हैं? तो ये एक क्वेश्चन है जो हर डिस्कशंस में काफ़ी आता है। मेरा मानना ये है कि इंडियन मार्केट इतनी बड़ी है और पेनिट्रेशन अभी भी देखें तो कुछ 5 साढ़े 5 करोड़ पैन्स हैं जो इन्वेस्टेड हैं म्यूचुअल फंड में। तो मार्केट बहुत बड़ी है, पेनिट्रेशन अचीव करना आगे यू नो मतलब मार्केट पोटेंशियल बहुत है। तो इस वजह से ये सब सिस्टम्स थ्राइव करेंगे। आई थिंक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंट्रोड्यूसिंग म्यूचुअल फंड्स, और वो किया भी है। बट लाइक इन एनी अदर थिंग, जब आपका साइज या स्टेक्स बढ़ जाते हैं किसी चीज में, तो आप कुछ एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं, वेदर अपने फैमिली में किसी से या किसी फ्रेंड से या एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट या डिस्ट्रीब्यूटर से। तो आई एम अ वेरी बिग बिलीवर कि द इंडस्ट्रीज फ्यूचर लाइज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रिवन, जैसे होता है ना, ग्रोथ। और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि जो लॉन्जेविटी है, स्पेशली अगर हम देखें एसआईपीज में और रिटेल इन्वेस्टमेंट्स में, वहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटर काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। और जब मार्केट वॉलिटिलिटी होती है, एंड दैट इज द नेचर। सी, अगर इंडियन मार्केट्स में हम इतनी ग्रोथ देख रहे हैं, CAGRs have been very very strong, so it comes with the the challenge of having drawdowns also. तो इस दौरान ये जो मीडियम टर्म में डिस्ट्रीब्यूटर जो है एक तरह से हैंड होल्डिंग करते हैं, इन्वेस्टर्स को अप्राइज करते हैं अबाउट द नेचर ऑफ रिस्क। सो रिटेंशन थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मेरा मानना है कि डू इट योर सेल्फ इन्वेस्टर्स भी थ्राइव करेंगे। कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो अच्छी नॉलेज रखते हैं, वो भी करेंगे। बट आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स आफ्टर अ सर्टन साइज ऑफ द पोर्टफोलियो विल नीड द हेल्प ऑफ अ फाइनेंशियल एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर, और वो सही है। और उसके अलावा जैसे आपने बोला कि इट इज क्या कहते हैं ना, इट विल लीड टू सम पीपल चूजिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, सम पीपल चूजिंग डायरेक्ट। बट टिपिकली लॉन्जेविटी मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादा तब आती है जब आपके साथ एक अच्छा एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर रहे। जी, ओके। चलिए, ये लंबा टॉपिक है, लेकिन इस पर आगे और कभी बात करेंगे, क्योंकि कई विषय उठते हैं कि आप जिस डिस्ट्रीब्यूटर को चुन रहे हैं, उस डिस्ट्रीब्यूटर का अपना नॉलेज बेस कितना है? क्यों वो सब डिस्ट्रीब्यूटर है या वो चीज़ों को समझता भी है? क्योंकि सेबी का भी एक फोकस है कि एडवाइजरी और डिस्ट्रीब्यूशन ये 2 अलग चीज़ें हैं। तो एडवाइस आप किसी से लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट प्लान ले लीजिए, या बहुत लंबा विषय है ये। खैर, जी। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड इसमें दिख रहा है कि पैसिव फंड्स को लेकर के फोकस बढ़ा है लोगों का, और उसमें कुछ फंड हाउस तो अब ऐसे भी आ रहे हैं जो सिर्फ पैसिव पे ही चल रहे हैं। उनका कहना ही है कि हम तो पैसिव ओनली फंड हाउस रहेंगे। तो इस ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हैं? लोग भी पसंद कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, बहुत माथापच्ची नहीं करनी है, पैसिव फंड सेलेक्ट करो, इंडेक्स फंड सेलेक्ट करो, मार्केट एवरेज मिलता रहेगा, उसमें कॉस्टिंग भी थोड़ी कम हो जाती है, और फिर चैन की नींद सो। तो एक्टिव फंड जिसमें आप फंड मैनेजर पे भरोसा कर रहे हैं, पैसिव फंड जिसमें आप मार्केट ट्रेंड पे भरोसा कर रहे हैं, किधर बेहतर रहेगा रास्ता? सी, माय व्यू यहाँ पर ये है कि पैसिव फंड्स आर गुड जहाँ पर आपकी एक वेल डिस्कवर्ड अंडरलाइंग बास्केट ऑफ स्टॉक्स है। जैसे BSE 30 है या निफ्टी 50 है, BSE 100 है, लार्ज कैप
स्टॉक्स। तो यहाँ पे आपको सो लॉजिकली अगर आप देखें तो दीज आर वेल डिस्कवर्ड वेल रिसर्च स्टॉक्स। तो इसमें जब आप एक्सपोजर लेते हैं तो चांसेस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट क्रिएटिंग अल्फा बिकम्स थोड़ा लेस कंपेयर टू ऐसे स्टॉक्स हैं जो अंडर रिसर्च हैं, विच इज अ मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट। तो लॉजिकली जो वेल डिस्कवर्ड बास्केट हैं उसके ऊपर अगर आप पैसिव फंड बनाते हैं तो थोड़ा अच्छा आपको, तो दैट शुड बी द वे टू गो अबाउट। वेराज अगर आप एक ब्रॉड बहुत बड़ी इंडेक्स को लेते हैं तो उसमें कई ऐसी हैं अंडर रिसर्च कंपनीज हैं, सो वहां पर एक्टिव फंड मैनेजमेंट का रोल जो है वो ज्यादा दिखेगा। दूसरी चीज ये है कि इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट अ गुड पार्ट इज कि जो अंडरलाइन ट्रेड्स इन सिक्योरिटी जो म्यूचुअल फंड करता है उसके ऊपर टैक्स नहीं होता, राइट? सो therefore that is a benefit which is available in Indian context in the active funds, and sometimes that is not available in other countries जहाँ पे एक म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरह होता है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि जो ब्रॉडर बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होंगे, मतलब अंडर रिसर्च स्टॉक्स होंगे, वहाँ पे एक्टिव फंड मैनेजमेंट कैन क्रिएट बेटर अल्फा, यू नो। और जो वेल डिस्कवर्ड बास्केट होती है मतलब ऑफ स्टॉक्स, उसमें जी, आपका पैसिव फंड्स कैन कैन बी अ चॉइस। और उसमें भी अगर आप देखें तो काफ़ी सारे ऐसे लार्ज कैप फंड्स हैं बिकॉज ऑफ द एलोकेशन दैट दे डू, कुछ 80-20 या चॉइस ऑफ परसेंटेज एलोकेशन अक्रॉस स्टॉक्स कि जिसकी वजह से अल्फा क्रिएट होता है। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि बोथ स्पेसेस विल थ्राइव इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट गिवन दैट देयर आर सो मच मोर हैपनिंग इन द मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस। मुझे लगता है कि एक्टिव फंड्स, माय पर्सनल लीनिंग इज कि एक्टिव फंड्स कैन बी अ ग्रेट चॉइस फॉर इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन देख रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। बिल्कुल। तो अल्फा बनता रहेगा एक्टिव फंड मैनेजर्स के मेहनत के दम पे, उनकी स्किल के दम पे, और उस अल्फा के जी लिए आपको एक्टिव फंड की तरफ रहना ही चाहिए। लेकिन जो बड़े मतलब नैरो इंडेक्सेस हैं उनमें आप इंडेक्स फंड की तरफ जाएं तो कोई बहुत नुकसान में नहीं रहेंगे, आप ठीक ठाक ही वहाँ भी रहेगा। एक नया एस्पेक्ट आया है सेबी की तरफ से कि उन्होंने म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज को फिर से रीडिफाइन करने का एक प्रोसेस शुरू किया है। आप लोगों से कमेंट भी मांगे गए, शायद उसकी डेडलाइन अभी पूरी हुई है। अभी कुछ साल पहले ही ये रिकैटेगराइजेशन हुआ था सेबी की तरफ से। क्या गैप्स जी। रह गए जिसके चलते सेबी को ये प्रोसेस फिर से शुरू करना पड़ा है? सो आई थिंक एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि द डायरेक्शन जो है वो सही है। आई थिंक कैटेगराइजेशन से जो सेबी ने किया पहले भी और अभी भी द आइडिया इज कि इन्वेस्टर्स जो हैं हमारे काफ़ी, अभी देखें तो आप इन्वेस्टर्स टीयर 2 टीयर 3 और छोटी सिटीज से आ रहे हैं और हम उनको इनकरेज भी करना चाहते हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग जो है म्यूचुअल फंड की, स्पेशली बिकॉज ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहेगी, तो कैटेगराइजेशन आई थिंक इज अ ग्रेट आई वुड से इनिशिएटिव जो सेबी ने लिया था। और उसके रहते थोड़ा अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर है। बीइंग ट्रू टू लेबल, एक होता है ना, क्लियरली डिफाइन हो जाता है आपका क्या करना है, किस तरह से मैनेज करना है। और दूसरा कंपैरिजन जो है इन्वेस्टर्स के नज़रों में इजी और लॉजिकल होता है, राइट? तो उस लिहाज से दिस इज अनदर स्टेप। और ये जो चीज़ें हैं एज मार्केट्स हैव डेवलप, मार्केट बड़ी हो गई है, साइज ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैव इंक्रीज, तो इट मेक सेंस टू रीविजिट इट एंड यू नो जो भी थोड़ी बहुत चेंजेस उसमें रिक्वायर्ड हैं उसके बारे में सेबी ने एक बहुत अच्छा मेथड लिया है कि भाई दे आर टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम एवरीबॉडी जी, और सजेशंस उन पे दिए जाएं। तो ऑन द होल आई थिंक द सर्कुलर और यहाँ जो चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी और बढ़ेगी। तो और म्यूचुअल फंड, इंडस्ट्री की तरफ हाँ से, जी। आपके फंड हाउस की तरफ से किस तरह की मोटा-मोटी सजेशंस गए होंगे रेगुलेटर के पास? नहीं तो ये अभी हमने सजेशंस दिए हैं, सो ऑब्वियसली आई डोंट जी, वांट टू रियली अभी कमेंट ऑन दैट, बट ऑन द होल जैसे सर्कुलर में हमने देखा है कि कुछ चीज़ें हैं जो एक डिफाइन करना, एक थी कि नॉमेनक्लेचर पे है टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल फॉर इन्वेस्टर, तो वो बड़े अच्छे मूव्स हैं। देर आर सर्टन नई कैटेगरीज जो क्रिएट हो रही हैं, जैसे सोल्यूशंस ओरिएंटेड कैटेगरी, आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड
आइडिया कि जिससे क्लियरली पीपल कैन सेव टुवर्ड्स सर्टन गोल्स। और उसमें ये है कि देर आर कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, तो किस तरह से उनको हम क्या कहते हैं ना इफेक्टिव बनाए। अच्छी चीज़ है, बट हाउ डू वी अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स टू बिल्ड दैट अप, तो वो एक ज़रूरी होगा। और जी, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे थोड़ा और थॉट मतलब मेरे ख्याल से देना चाहिए, जैसे एक और अल्टरनेट स्कीम, अगर कोई स्कीम का बहुत बड़ा साइज हो गया है तो दैट अगेन इज समथिंग जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा और थॉट देना पड़ेगा कि भाई उसके क्या फायदे या नुकसान हैं। तो ऑन द होल जैसे मैंने बोला कि इट इज़ एन आइटरेटिव प्रोसेस, एंड फ्रॉम सेबी साइड आई थिंक और द रेगुलेटर साइड इट इज़ अ ग्रेट मूव कि increasingly there is an effort in consultation with industry and various stakeholders कि किस तरह से ये म्यूचुअल फंड जो एक मास मार्केट प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव किया जाए सो दैट पेनिट्रेशन इंक्रीज। सो आई थिंक दी एंड ऑब्जेक्टिव इज कि म्यूचुअल फंड की अंडरस्टैंडिंग और पेनिट्रेशन इंक्रीज हो। सो माय टेक ऑन दिस इज कि ओवरऑल द जी, इनिशिएटिव्स आर गुड, और यस थोड़ी बहुत और डिस्कशंस उस पे चाहिए जो कि हो रही हैं, एंड दैट्स व्हाट वी आर आल्सो जी। सेंडिंग फोर्थ। बिल्कुल, इंतज़ार रहेगा सेबी अंततः किस तरह के नए फ़ॉर्मूले के साथ आता है कैटेगरीज़ को रीडिफाइन जी करने के लिए। तो फिलहाल आज की चर्चा बहुत अच्छी रही, बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय निकाला और जो आपका एनएफओ आ रहा है, उम्मीद करते हैं ये भी अच्छे से आपके निवेशकों के लिए, उनके लिए वेल्थ क्रिएशन का एक ज़रिया बने। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, एंड टू ऑल द व्यूअर्स ऑन निवेश मंत्र। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।